जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। बनाया गया था। सबसे पहले सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे। और हुक्मरान मुसलमान बाद में आए इधर नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ के अंदर तो वो अरब जो हैं ट्रेडर्स आके उन्होंने वहाँ पे फैमिलीज भी बना ली, सारे मिलके ही रहते थे। लेकिन जब ये टू नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के खिलाफ, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब यह है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली खान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफर थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया है। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, जीरो अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है, अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये है तो लोग हमारे ही ना, 47 से बिल्कुल पहले तो एक ही लोग थे वो। जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए। जब तक वो जेल में रहे, मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं, जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई, और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया, यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए, हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था, और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं। तो अब
वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत पड़ चुकी हुई है, उससे ये कैसे आज़ाद हों? पता लगे जो ये इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक ताड़, वो क्या कहते हैं, काकड़ साहब, जी उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। अब इनसे पूछो, तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफर पावर एज रिक्वायर्ड। वहां पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते, ये मसला है। सर, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये तो करना सब ही है। इस्टेब्लिशमेंट, हाँ कौन नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल ऐसा ही कौन है। नहीं था? वरना हाँ इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से हाँ, काम रखते। तुम लेकिन अपना काम करो, तुम अपनी डिग्निटी रखो, हैं जी। बिल्कुल कहो कि जी मैं आया हूँ, आज तक जो हुआ है हम उसको दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर इलेक्शन देंगे, तब तो हम मानते कि भी ये एक मिशन के साथ आए हैं। इंडिया पे बयान दे के तो पता नहीं कहाँ इन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं। सारी दुनिया तो पाकिस्तान को जीरो, नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ पाकिस्तान, बस ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, आप वहां इंडिया भी गए थे, और इंडिया आने से पहले पाकिस्तान का भी आपने एक चक्कर लगाया था। तो आपने क्या महसूस किया कि पाकिस्तान इतने सालों में, चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, वो नीचे की तरफ गिरती क्यों चली गई? और भारत में, जैसे हम सभी जानते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आगे को जा रही है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टॉप 3 में भी आ सकते हैं ये लोग बहुत जल्द। तो क्या चीज आपने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही कि किस वजह से पाकिस्तान जो है वो गिरता चला गया और ये बढ़ते गए? पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने पाकिस्तान को एक रेंटियर स्टेट बना दिया कोल्ड वॉर के दौरान, के हमें पैसा दो, हथियार दो तो हम आपकी खिदमत करेंगे। तो जो मुल्क बनने के साथ ही अपनी सॉवरेंटी को एक कीमत उसकी लगवा दे कि कोई फॉरेन पावर हमें ये कर ले, उसकी आज़ाद सोच क्या हो सकती है? हमारे सारे लीडर जो हैं ये अमेरिका के आगे झुकते रहे। अमेरिका ने 51 में जाके इनकी बात सुनी है, तो वहां से बात खराब हुई। इंडिया ने शुरू से अपनी आज़ादी को बड़ा, देखें, आज़ादी के लिए 40 साल 50 साल पूरा स्ट्रगल है। अपना मेरे ख्याल से महात्मा गांधी का 9 साल कैद, जवाहरलाल नेहरू के 11 साल कैद, अबुल कलाम आज़ाद के भी इतने ही हैं, अब्दुल गफ़ार खान के तो लोग कहते हैं 32 साल कैद में रहे हैं। और इस तरह अगर आप गिनते जाएं, उन सब ने कैदें जो हैं वो काटी हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो मैंने तो सबसे पहले जो इंटरव्यू दिया था वो आफ्ताब इकबाल साहब को दिया था, और मैंने कहा था जिस दिन मुझे कोई ये साबित कर देगा कि मुस्लिम लीग ने आधे घंटे के लिए भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन की है, तो मैं अपनी पीएचडी भी सरेंडर कर दूंगा और सारी किताबों को जला दूंगा। आज तक वो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सका। समझ गई आप? इन्होंने जो एजिटेशन की, मसलन अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब ने कॉल किया कलकत्ता में, वो किसके खिलाफ था? वहां पे तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के खिलाफ तो नहीं ना कर सकते। सही। इन्होंने वहां पे बलवा करवाया, गुंडेगर्दी कराई, हिंदुओं पे हमले कराए, फिर उन्होंने हमला किया और 10,000 लोग मारे गए बगैर वजह के। फिर इन्होंने पंजाब के अंदर जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन करवा दिया, और पंजाब के अंदर मार्च में खून खराबा शुरू हुआ, और आखिर में ये मुल्क जो है बन तो गया, लेकिन इसके वजह से कम 1 मिलियन लोग जो है उनकी जाने गई, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की। उनमें से आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुसलमान थे, या आधे, 500,000 मुसलमान थे। तो इन्होंने क्या गेन किया इसके अंदर? चलो मुल्क बन गया। अब जब मुल्क बन गया तो आपको उसके अंदर तो कोई डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग करनी चाहिए। इन्होंने जाके कह दिया बंगालियों को कि उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। भाई ना तुमको खुद आती है उर्दू जिन्ना साहब, आप तो अंग्रेजी बोलने वाले लीडर हैं, और बंगाली तो उर्दू जानते नहीं। आपने
और वो पढ़े लिखे हमसे ज्यादा थे, उनको इलिटरेट बना दिया ना बाय सेइंग कि उर्दू होगी। तो वो हमारे वहां से उनका जो है वो क्या कहते हैं, डीमोरलाइजेशन वो होनी शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन सर, और हाँ जी जी। जी जी, और फिर जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो इन्होंने कहा मानते ही नहीं है, फौजी एक्शन कर दिया। उसमें भुट्टो साहब भी इन्वॉल्व थे और बाकी ये जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, और ये मुस्लिम लीग के 2-3 सेक्शन हुआ करते थे, ये सब उसको सपोर्ट करते थे। तो इनकी क्या सियासत है, गुंडागर्दी की सियासत। इन्होंने कांग्रेस के दौर में भी ये गुंडागर्दी करते रहे थे मुस्लिम लीग वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत में जो है, सिवाय एक बार शायद इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद कभी नहीं, इंदिरा कभी गांधी नहीं इंदिरा गांधी के टाइम पे। जी। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से फौज ने जो है वो कब्जा करके रखा। सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो जी हमेशा जी। से एक पपेट की तरह रही। पाकिस्तान में उसकी क्या इज वजह है? ऑलवेज पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन इमरजेंसी, क्योंकि इन्होंने कहा ही यह था कि यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम और मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे मुल्क बनाने के बाद। क्योंकि कोई विजन नहीं थी, तो कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए इंडिया हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, तो बस पाकिस्तान को बचाने के लिए इसको एक गैरिजन स्टेट बना दिया। लोग इसे सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं, मैं कहता हूँ ज़रा पढ़ाई लिखाई कर लो। पाकिस्तान वॉज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान वॉज अ गैरिजन स्टेट। गैरिजन जो होता है वो एक एम्पायर के वो क्या कहते हैं, बॉर्डर पे होता है, जिसका काम होता है कि एक तो आने वाले हमलेवार को रोकना, एक यह है कि वहां से हमला करना। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान करते रहे हैं। पाकिस्तान पे तो अटैक कोई नहीं हुआ, हमने किए हैं ना 4 के तार अटैक और जंगें शुरू की हैं इंडिया के साथ। सो दैट्स पाकिस्तान स्टोरी। इन्होंने कोई डेवलपमेंट हो भी रही थी उसका सत्यानाश कर दिया 65 जंग के बाद। और उसके बाद ना देखें, जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो थी ना रिक्वायरमेंट्स, कि जो पानी पाकिस्तान को मिलेगा उनको फिर बैराज, उनको पानी सेव करने के लिए आप बनाएंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इंडिया ने वो सारा जो उनको मिला है उनको उन्होंने डेवलप करके कई दरिया मिला के नेटवर्क करके, मैं तो इंडिया में देख के आया हूँ, इतना एग्रीकल्चर उनका वो कामयाब है कि आई डोंट नो व्हाट टू से। उनकी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उन्होंने हर इंडियन को एजुकेशन का चांस दिया है। मुझे ये पता लगा कि 12 जमात तक लड़कियां जो है ना, उनको फ्री एजुकेशन, एक छोटा सा कोई टेस्ट पास करना पड़ता है, सो यू गेट फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है, और बच्चों को भी खाना मिलता है स्कूल के अंदर। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो दे आर आउटसाइड द स्कूल। एक और कहते हैं कि 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी उनको जी। खाना ही नहीं सही मिलता, तो उनकी जो है ना वो विटामिन और ये और वो, तो वो रिटार्डेड किस्म की उनकी मेंटल ग्रोथ होती है। तो ये जुर्म है, ये सब मुजरिम है, ये हमारे लीडर्स, इंक्लूडिंग दिस न्यू मैन कक्कड़। ना मैंने नाम पहले सुना है, तो ना कोई समझ आती है कि ये क्या, ये किस लिए बने हैं केयर टेकर। केयर टेकर फॉर व्हाट? टू इशू स्टेटमेंट्स ऑन कश्मीर? मेक्स नो सेंस टू मी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। असल में सब हैरान हो रहे हैं, किसी के दिमाग में भी ये नहीं था कि इनका नाम आ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो है कोई खास काम नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को जो है वो फरोग दें। तो सर जाहिर है इंडिया में कोई मलिक रियाज नहीं है ना, और ना ही हाँ, इंडिया में डीएचए बनता है। तो उनके यही पास तो जमीन है, हमारे पास जमीन नहीं रही। एक और बात है। मैंने आज वो मुकेश अंबानी का वो इंटरव्यू, नहीं कोई 8 मिनट की पता लगता है कि कुछ भी हो, कैपिटलिस्ट भी हो, जो भी हो, जैसे भी पैसे बनाए, वो इंडिया के इंटरेस्ट में ही सारा कुछ हो रहा होता है, उनमें उनकी भी मौजें हैं, नो डाउट। द कैपिटलिस्ट इज आउट टू मेक प्रॉफिट, बट दे आर नॉट स्टूपिड। वो उसके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते जाते हैं, लोगों को नए जॉब देते जाते हैं, तो इस तरह उनकी कैपिटलिज्म जो है वो फ्लरिश कर रही है। और उन्होंने स्टेट के जरिए गरीबों के लिए बहुत प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। हमारे यहाँ तो वो बेनज़ीर का एक प्रोग्राम चला था, पता नहीं उसका अब क्या बना है।
सर बिल्कुल उसका नाम बदलते रहते हैं सर, इमरान खान आते हैं कुछ और नाम रख देते हैं, कोई और आते और हैं कुछ और। वो भी पता नहीं पूरा होता है या नहीं होता, खुदा बेहतर जाने यार। अब किस किस बात का करें, किस 75 साल के बाद, 76 साल के बाद ये वहां के वहां ही हैं जहां से ये रोना पीटना इन्होंने शुरू किया था, तो अब भी उसी, और सारी दुनिया के इन्होंने वो उधार देना है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा मैंने ही है किस मैंने जी। किसी का उधार देना हो तो मेरी तो आंख नहीं उससे मिलती। सारी उम्र मैंने किसी का कभी कोई उधार नहीं दिया। हाँ जी। और जो भी था उसी में गुजारा किया है। ये लोगों को भूखा मार के, स्कूल ना बना के, अस्पतालों को दवाइयाँ ना दे के, डॉक्टरों को नौकरियां ना दे के, ये अपनी मौजें पूरी करते हैं। अभी आज से कोई 4 दिन पहले वो नेशनल असेंबली के कुछ लोग थे, वो चिलर्स लगाए हुए थे उन्होंने बातें करने के लिए। सर वो इसी लोगों पार्टी के थे सर, बाप पार्टी, जिसके ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आए इन्हीं की पार्टी थी, वही जेल ना, ये करके सारा, बैठे थे। दे आर ऑल करप्ट पीपल। हम्म इन सारों का उन्होंने, जो होता है ना आईएसआई, और इन्होंने सब इनकी रिपोर्टें रखी होती हैं। एक जमाने में मुस्लिम लीग के दौर में जितने होमोसेक्सुअल्स थे उनको वो जो थी सीआईडी ने उस जमाने की मजबूर किया कि तुम मुस्लिम लीग को ज्वाइन करो। तो वो भी मैंने बताया कि किस तरह जो सीआईडी है वो सब पे रखती है नज़र कि इसकी क्या कमज़ोरी है। अब इनकी क्या कमज़ोरी है मुझे नहीं पता, आपको पता है? वो क्या कहते हैं, इमरान खान पे वो क्या कहते हैं, काला बाग की ग्रैंड डॉटर के मतलब इन्होंने वीडियो चला दी थी। तो अब पता नहीं इनके ऊपर कौन सा इनके पास है, मिस्टर काकड़ के पास, कि उनसे ये बयान करवा लिया इन्होंने, भाई तुम्हें क्या जरूरत है, यू आर जस्ट केयर टेकर, यू आर नो बॉडी, यू हैव डोंट हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल, यू आर देयर टू सेट द हाउस राइट। हाउ डू यू स्टार्ट यानी मेकिंग स्टेटमेंट्स जो कि हर एक शेख रशीद भी देता है और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर भी दे देता है। सर तो सीट ये उसी बात लेवल, पे मिलती है ना सर, कैसे सर सीट उसी बात कुर्सी पे इसी तो पे मिलती मिलती है। है। वाह वाह, आप जो बिल्कुल। बता रही है कुर्सी इसी पे मिलती है। जी जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर लास्ट में मैं ये भी समझना चाहूंगी, इतने सालों से पाकिस्तान बाकी चीजें तो कर ही रहा है, भारत के साथ दुश्मनी चल रही है और जो कुछ हो रहा है, लेकिन सर ये इधर कहाँ से पहुंचे कि हर टेररिस्ट जिसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए वो पाकिस्तान से बरामद होता है। इनको मेरी, अगर आप पढ़े ना गैरिजन स्टेट किताब, मैंने कहा है कि ये दे लिव्ड इन अ डिलूजनल वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर अगर आपने टेररिज्म करनी है तो फिर आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी को, अगर वो क्या कहते हैं, जिस तरह अब पुतिन को इन्होंने सर्कल किया हुआ है ना, लेकिन उसकी जंग चल रही है। पाकिस्तान तो दो दो दिन कुछ नहीं कर सकता, ठंडे हो जाएंगे अगर वो दुनिया वो इनका बॉयकॉट शुरू कर दे। अभी लेकिन सर ये सपोर्ट IMF, क्यों करते हैं ये हर तरह के लोग, ये ये इनको हाफिज गलत सईद और जो कोई होता है। ये इनको गलतफहमी थी कि हमने रूस को निकाला है अफगानिस्तान पे, और मैंने कहा ये अमेरिका ने निकाला है, तुमने अपने आप को बेचा अमेरिका के सामने और अपने लोगों को भेजा उस जिहाद में, और सारे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी को तुमने हर घर के अंदर तुम ले आए हो। ये तो अमेरिका की जंग थी जो हमने लड़ी है पैसे के नाम पे। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला उसमें सिवाय एक्सट्रीमिज्म के। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं उस दौर में जो ये हुई है टेररिज्म। तालिबान ने कहाँ कहाँ नहीं हमले किए। वो तो मुशर्रफ पे 3 हमले हुए थे, कई उसके जनरल मारे गए, हेडक्वार्टर तक ये पहुंच गए थे एक्सट्रीमिस्ट। और ये हाफिज इदरीस, वो क्या है, हाफिज क्या नाम है यार, हाफिज सईद। सईद, और ये लोग, दे आर हु आर दे। इन्होंने जो टेररिज्म इंडिया में की कर तो ली, लेकिन डिड दे अचीव एनीथिंग? क्या इंडिया भाग गया उसके बाद? नो। सारी दुनिया में टेररिस्ट स्टेट कहा गया पाकिस्तान को, एक रोग स्टेट कहा गया। पाकिस्तान की तो बदनामी हुई है ना इन हरकतों से। तो जीरो अचीवमेंट। ये जिहाद को इन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ था कि घोड़ों पे अब ये चढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल एशिया से वो आते थे। वो दौर गुजर गया। द आर्ट ऑफ वॉर हैज चेंज्ड। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बना गए हैं वो एक नया तरीका है लड़ने का। उसमें पाकिस्तान जो जंग करता है इंडिया के साथ, कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं होता। कहीं वो आगे बढ़ जाते हैं, कहीं हम आगे बढ़ जाते हैं, और फिर सीज फायर हो जाती है। दोनों को पता है
कि लैंड वॉर में यही होगा। हाँ जी, अब न्यूक्लियर वेपन जो है वो ये इनके पास है, तो इंडिया के पास भी है, तो अकल के एतबार से तो वो जंग हो नहीं सकती। अगर हुई तो ये कब्रिस्तान बन जाएगा दोनों तरफ। तो पाकिस्तान फिर बना किस लिए था कि इस इलाके को कब्रिस्तान बना दिया जाए? इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है आरजू जी, ये मसला है। अगर इनके पास कोई भी अचीवमेंट आज होती तो हम उसकी फख्र से बात करते। बिल्कुल। अभी तो कुछ देर से क्रिकेट मैच भी बेहाल इन्होंने नहीं जीता, तो मैं किसकी बात करूं? लेकिन सर आप अभी जब पाकिस्तान आए थे, आपको कुछ लोग ऐसे मिले जो समझते हैं कि पार्टीशन जो हुई है वो गलत हुई है और नहीं होना चाहिए था? कुछ ऐसे लोग दिखे आपको यहाँ पे? दबे पांव दबे वो क्या कहते हैं, मुझे जो मिलने लोग आए वो तो पंजाबी, तो आप जानते हैं, माँ बहन की गालियां भी दे रहे थे इन सबको कि इन्होंने क्या कर दिया है, जो मैं आपके सामने रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन बजाय पूरा 10 मिनट बात करने के, 2 गालियों में 4 गालियों में उन्होंने कह दिया जो कहना था। लेकिन पब्लिकली तो नहीं ना कह सकते, कैसे कहें? उन्हें उठा के ले जाएंगे। हाँ जी, मगर लेकिन अफसोस मैंने कर रहे हैं लोग, मगर अफसोस कर रहे बहुत हैं। कर रहे हैं। मैं जहां पे गया हूँ सरगोदा के अंदर भी, अब आपको मुझे मुझे था कि यार यहाँ मैं क्या कहूँ, सरगोदा में पूरा हॉल फिक्स था, आधे आधे तकरीबन लड़कियां थी, टीचर्स, ऑल टीचर्स वर देयर। मैंने कहा मैं सरगोदा सारी उम्र आना चाहता था, आज मौका मिल गया, क्योंकि सरगोदे के एक इंसान ने, मलिक खिजर यार टिवाना ने, जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के थे और लास्ट इलेक्टेड वो थे चीफ मिनिस्टर, जिनको फिर जिन्ना साहब के डायरेक्ट एक्शन ने उनको मजबूर किया छोड़ने का, उनकी वजह से जब 47 में हमले हुए तो सबसे कम हिंदू सिखों पे हमले यहां से हुए और लोग अमन से चले गए। तो इतनी लोगों ने वहां पे क्लैपिंग की, उन्हें पता ही नहीं था कि हकीकत क्या है। मैंने कहा यू कैन बी प्राउड ऑफ ए सन ऑफ द सॉइल, जिसने बजाय खून खराबे के अंदर अमन की बात की थी। तो मेरी तो हर जगह पे, कराची के अंदर जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे बातें हुई, तो वहां पे उनका एक ही आर्गुमेंट था कि देखें नरेंद्र मोदी के इस दौर में गुजरात में जो हुआ है। मैंने कहा जिन्ना साहब तो 2 करोड़ मुसलमान मरवा रहे थे यार, अभी तो चंद हजार का मसला है। और अगर आपको वाकई मुसलमान हिंदू इंडिया के मुसलमानों का बड़ा दर्द है, तो जिस तरह इसराइल ने हर ज्यू को कहा है कि जब चाहो आ जाओ, खोलो ना दरवाजे अपने ये बॉर्डर के और से ऑल इंडियन मुस्लिम्स आर वेलकम, और सब चुप हो गए। उसके बाद मैंने नोटिस किया, जहां मैं गया ये सवाल किसी ने किए ही नहीं मुझसे। तो इसका मतलब है उनकी तैयारी ये थी कि ये सवाल से इसे कन्फ्रंट करो। जब मैंने कहा इसका हल है भाई, पाकिस्तान तो बना था इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए, अब खोलो दरवाजा, लेट्स ओपन द बॉर्डर्स, और खुले अपना बाहों से हम अपने मुसलमान ब्रादरन को वेलकम करें। बस उसके बाद वो क्या कहते हैं, दैट क्वेश्चन बिकेम, इट वाज टेकन ऑफ द एजेंडा। बिल्कुल, क्योंकि सर अगर ऐसा ही है तो फिर ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ होता है उस पे भी फिर इन लोगों को उस पे बोलना तो ये चाहिए। बात ही ना करते, मतलब हाँ। वो कहते हैं भाई सेकुलर स्टेट इंडिया को बनना चाहिए, हम तो इस्लामिक स्टेट है। और और इस्लामिक स्टेट तो है, वो तो फिर अपने तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट करती है। वो पता नहीं वो कैसे बड़ी कमाल की बात कौन सी करते हैं। ठीक है, 2-3 अर्ली इस्लाम के अंदर, मसलन बनु उमैया के दौर में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया, तो मसला हो गया कि यार कुरान शरीफ के अंदर जो आयत है कि Jews, Christians and Sabians who are people of the book, they can live among Muslims as long as they pay जजिया। ठीक है, अब ये जो थे यहाँ पे सिंध के अंदर, तो वो या वो थे हिंदू थे, या वो बुद्धिस्ट थे, या वो जैन थे। तो अब मोहम्मद बिन कासिम ने फिर जब दमस्कस में कहा कि भाई कोई रूलिंग दे हमें, तो वो रूलिंग यही आई कि आप जो है ना कयास, द रूल्स ऑफ एनालॉजी अप्लाई करें, एंड यू विल रियलाइज दैट दीज पीपल ऑल्सो बिलीव इन द सेम गॉड। तो आप अगर ये जजिया देते हैं तो इनको इनका मजहब भी रहने दें, और इनके जो है ये मंदिर जो हैं ये वो उनको कायम रहने दें।
तो मैं समझता हूँ उस दौर के लिए ये बहुत एक एनलाइटेंड फैसला था, जो कि अब बिल्कुल इंडिया में लोग जो है ना एक्सट्रीमिस्ट वो नहीं मानते। मैंने कहा इस बात को मानो, वेस्ट ने तो जाके पूरे यूरोप, वो क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका की नस्लें खत्म कर दी। यहाँ पे तो फिर मेजोरिटी हिंदू रही। ठीक है, हिंदुओं के अंदर बड़ी एक ख्वाहिश भी होगी हिंदू रहने की, लेकिन अगर जुल्म इतना होता तो फिर तो नाना रहता, या इस्लाम रहता तो या फिर हिंदू रहते। उन्होंने दोनों को रहने दिया जो बिल्कुल। हुक्मरान यहाँ पे बने। तो और ये भी देखिए। बात ये है कि ये सिलेक्टिव हिस्ट्री, पाकिस्तान की तो होती ही हिस्ट्री सिलेक्टिव है ना, अब इंडिया के अंदर भी वो इस किस्म की डंडी मारते हैं। मेरा मसला ये हो जाता है कि आई डोंट वांट टू बी द एडवोकेट ऑफ एनी वन लाइन, मैं तो सच की बात करता बिल्कुल हूँ, ऐसा फैक्ट ही बेस्ड, होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। और जहां तक पीएम मोदी की बात है या गुजरात की, तो वो बेचारे बता बता के इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग थक गए कि किस तरह से वो सब कुछ हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज किस तरह से अवार्ड्स दे रही हैं। ये सिर्फ हमारा ही हमने एक बहाना बना के रखा हुआ है जिसको। हमारे बहाने चाहिए ना हमें, ये एक बहाना उनमें से है। और कि कश्मीर जो है वो 8 बिलियन का हम्म। प्रिजन है। यार अपना हाल तो देखो मिस्टर काकड़, बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है क्या दुनिया को नहीं पता? बस सर ठीक है। आपने उनका आधा स्टेटमेंट सुना है? पूरा स्टेटमेंट उनका आप सुनिएगा। उसमें उन्होंने बलूचिस्तान को कहा है कि वो लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा हुआ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया, और इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती थी। वो ये स्टेटमेंट भी दे के चलो, धड़ल्ले से चले गए कि कुछ नहीं हो रहा वहां पे। अब वो जैसे कहते हैं ना कि दो लोगों का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, एक जो नदी के उस पहाड़ से गालियां दे और जो मुंह पे बैठ के झूठ बोले। मुंह तो पे झूठ इनका बोले। वो यही हाल अख्तर, है। अख्तर मेंगल ने जो है, मेंगल, उन्होंने तो सुनहल खत भी लिख दिया है जी जी, कि वो ये जो बिल्कुल आपका लिखा है। फैसला है, हाँ इससे बलूचिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं बदतर होंगे। तो वो भी आगे हाँ। सामने आ गया है। काकड़ के स्टेटमेंट को तो बलोचों ने क्वेश्चन कर दिया ना। आपको पता है हाँ काकड़ जो है ये पख्तून है, जी ही इज नॉट बिल्कुल। अ बलोच। हाँ और बिल्कुल वो ऐसा। बलोच हैं तो उनका मौकफ, तो इसका मतलब बलोचिस्तान में दो मौकफ हो गए हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही इट्स है। ऑल, ऐसे ही लोग ये लाते हैं आगे। कभी वर्ल्ड बैंक से पकड़ के ले आते हैं लोगों को। हाँ हाँ जी, इनके जो पास यार ये कैसा मुल्क है, वो एक खुद मुख्तार मुल्क ही नहीं बन सका। वर्ल्ड बैंक से आते रहे हैं 2 दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर। यार इट इज मोस्ट शेमफुल थिंग टू टू डू, लेकिन हमने किया है। सर अब शायद ढीठ हो गए इनको, अब फर्क पड़ता नहीं कौन क्या कह रहा है, आदत हम्म। पड़ चुकी है। बिल्कुल शर्म ऐसे तुमको मगर नहीं आती, वो पूरा शेर पता नहीं क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सर। और वाकई में इनको नहीं आती, अब शायद इनको महसूस ही नहीं होता कि कुछ गलत हो नहीं, रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो बड़ी मच। मेहरबानी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।